Hello everyone, this is Satyabhama and welcome back at your learning platform EVA Academy। तो चलिए फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देंगे और स्टूडेंट्स में शेयर जरूर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। कई सारे प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, 2-3 और रह गए थे। मैं आज उसको कंप्लीट करा दूंगी, फिर एक कंप्लीट एक्सरसाइज दूंगी उस पे बेस्ड, जैसे कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रोनाउन हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, किसी चीज की तरफ या किसी पर्सन की तरफ, तो उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, संकेत कर रहे होते हैं, एक इशारा दे रहे होते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रिफर्स। यहाँ पे इट होना चाहिए, राइट। तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं जिसको वो रेफर कर रहा है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। ये मेरी माँ की तरफ से ये गिफ्ट है। तो हम इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? गिफ्ट की तरफ कर रहे हैं। ठीक है, यह गिफ्ट है जिसको मेरी माँ ने दिया है। तो दिस ये जो आया है एक गिफ्ट के लिए आया है और एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। आगे देखते हैं। दीज आर द बुक्स आई फाउंड इन द बैग। मैंने बैग में जो किताबें पाई हैं वो ये सब हैं। ये दीज किसके लिए आया है? बुक्स के लिए आया है। देखिए, दिस सिंगुलर के लिए आता है और दिस का प्लूरल दीज होता है। ठीक है, तो ये सब वही किताबें हैं जो मैंने बैग में पाया है। नेक्स्ट वन, दैट इज द ताजमहल। किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? ताजमहल की तरफ संकेत कर रहे हैं। ठीक है, इशारा कर रहे हैं, तो दैट प्रोनाउन आया है ताजमहल के लिए। देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है। इसके बाद क्या यूज होता है? वर्ब यूज होती है। वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम। ठीक है, नीचे सेकंड वाला क्या है? यदि किसी वाक्य में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का यूज नहीं हुआ हो, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दीज, दैट, दीज, दोज के बाद अगर किसी वर्ब का यूज नहीं हुआ हो बल्कि एक नाउन का यूज हुआ हो, तो वो एक एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करता है, ना कि प्रोनाउन की तरह। देखते हैं एग्जांपल। दिस पेन इज माइन। ठीक है तो वही वर्ड, लेकिन आया किसके सामने है? एक नाउन के सामने आया है, एक नाउन के पहले आया है। ठीक है, तो नाउन के बारे में बता रहा है, यह पेन मेरी है, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के बाद एक वर्ब का आना जरूरी होता है। दिस इज माय पेन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोनाउन है, दिस इज माय पेन, ये मेरी पेन है। अब ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस किसके लिए आ रहा है? इस पेन के लिए आया है। ठीक है, और इसके बाद एक वर्ब यूज हुई है, तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे दिस एक एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले किया है। आगे देखते हैं। दैट बुक्स इज हर्स। यह उसकी किताबें हैं, तो यहाँ पे भी एक नाउन के पहले आया है, तो एक एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है। आगे, दीज बुक्स आर हिज। ये सारी किताबें उसकी हैं। अब दीज बुक्स के पहले आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन। बात आई समझ में? बिल्कुल छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा कोई भी गलत नहीं होगा एग्जाम में। देखते हैं आगे। देखिए, ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। दिस किसके लिए आया है? दिस आता है सिंगुलर के लिए। जो चीजें हमारे पास में होती हैं, जो हमारे निकट होती हैं, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, वो भी सिंगुलर के लिए। अच्छा,
दिस का प्लूरल दीज होता है, ठीक है, प्लूरल के लिए और पास की चीज के लिए आता है। दैट हमारा दूर की चीज के लिए आता है और सिंगुलर के लिए आता है। दीज का प्लूरल दोज होता है और दूर की चीज के लिए आता है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल। दिस इज माई ट्राउजर्स। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, सही नहीं है, बिल्कुल नहीं सही है। मैं बताती हूँ आपको क्यों नहीं सही है। ये देखिए, ये ट्राउजर्स है। हमेशा पेयर में जितनी भी चीजें आती हैं वो हमेशा प्लूरल होती हैं, ठीक है, क्योंकि एक पैर का पैंट कोई नहीं पहनता, दोनों पैर का पैंट होता है, इसलिए वो प्लूरल होता है। और प्लूरल के लिए कौन सा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है? दी जाता है, राइट। जब ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो वह भी हमारी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल की आनी चाहिए। दीज आर माई ट्राउजर्स इनकरेक्ट सेंटेंस था और दूसरा वाला हमारा करेक्ट सेंटेंस है। आगे देखते हैं। दोज इज माई कार। अब सेम देखिएगा नाउन कैसा है, हमारा नाउन सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, एज अ सिंगुलर या एज अ प्लूरल, उसके बेस पे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और वर्ब को यूज करते हैं। ये देखिए, कार हमारा सिंगुलर है, ठीक है, इज हमारी सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक है, लेकिन दोज कैसा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? दैट का प्लूरल दोज होता है, दूर की चीज को हम इंडिकेट करने के लिए दैट या फिर दोज का यूज करते हैं। कार हमारी सिंगुलर है, तो ये भी हमारा सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। दैट, दैट इज माय कार। ओके, एक इनकरेक्ट सेंटेंस था, नेक्स्ट वन हमारा करेक्ट सेंटेंस है। एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं इसको, ठीक है। आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। दिस हैज 26 लेटर्स एंड दैट हैज 52 लेटर्स। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ, ठीक है। आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मुझे इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी की भी, जिसके पास 26 लेटर्स हैं और 52 लेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा यूज हुआ है। एक तो हमारा दिस दिख रहा है और दूसरा दैट दिख रहा है, ठीक। दिस किसके लिए आता है? पास की चीज के लिए आता है और दैट दूर की चीज के लिए आता है, ओके। अब यहाँ से हम चेस करते हैं, ये देखिए दिस के लिए पहले जाते हैं। इसके पास में कौन सा पड़ा? हिंदी, ठीक। अब हिंदी के लिए, हिंदी में हालांकि 52 लेटर्स होते हैं, 52 वर्णमाला होती है, और इंग्लिश जो वर्णमाला होती है वो 26 होती है, ठीक है। और ये दैट का देखिए, ये दैट का जाइए, वो तो हिंदी के लिए हो गया, और दैट हमारा इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए 52 लेटर्स आया। समझ आई बात कहाँ पे रॉन्ग है? ठीक है, या तो हम इसको दैट करें दिस को, या तो इस दिस को हम दैट करें, इस दैट को हम दिस करें। लेकिन स्पॉट द एरर्स वाला क्वेश्चन में हम जनरली एक ही पार्ट में एरर देता है और एक ही पार्ट को हमको सही करना होता है, दो दो जगह हम एरर को सही नहीं कर सकते हैं, और ना ही दो जगह एरर एग्जामिनेशन में देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके क्रम को बदल देंगे, इसके क्रम को बदल देंगे, यहाँ पे हिंदी कर देंगे और यहाँ पे इंग्लिश कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे, आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, इसको बदल दिया हमने, हिंदी एंड इंग्लिश कर दिया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस हमारा करेक्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। दैट विद इट्स प्लूरल दोज इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ प्रीसीडिंग नाउन्स। यहाँ पे डी मिस हो गया है, ठीक, PRECEDING।
यानी नाउन जो पहले एक सेंटेंस में आया है दोबारा उसका रिपीटिशन ना हो, उससे बचने के लिए हम दिस और उसका प्लूरल दोज का यूज हम करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और सेंटेंस देखने से बिल्कुल करेक्ट लगता है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? क्लाइमेट ऑफ रांची। दूसरा तुलना किससे हो रही है? बेटर देन पटना, पटना से। अब एक बात बताइए, रांची की तुलना पटना से हो रही है कि क्लाइमेट, रांची के क्लाइमेट की तुलना पटना के क्लाइमेट से हो रही है? आप कहेंगे कि रांची के क्लाइमेट की तुलना पटना के क्लाइमेट से हो रही है, ना कि पटना से। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि कंपैरिजन इक्वल चीजों में होता है, ठीक है, अनइक्वल चीजों का नहीं होता है। तो या तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना। यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ पटना। ठीक है, लेकिन हम प्रोनाउन पढ़ किस लिए रहे हैं? नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए। इस क्लाइमेट ऑफ पटना से बचने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट का। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए सही वाला। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन दैट ऑफ पटना। ये दैट आप लगा देंगे तो इसका सेंस निकल के आ जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ पटना का सेंस दैट ऑफ से आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट सेंटेंस है। दैट सिंगुलर के लिए एंड दोज प्लूरल के लिए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन यूरोप। सेम वही बात है, अमेरिका के रिवर्स की तुलना यूरोप की रिवर्स से हो रही है, ना कि यूरोप से। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स हमारा प्लूरल है। ओके, तो यहाँ पे दैट ना यूज हो करके दोज ऑफ यूरोप होगा। ठीक, करेक्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। ओके, बात आई समझ में? तो दूसरे टाइप का हमारा प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव बना किससे? डिस्ट्रीब्यूट से बना है, डिस्ट्रीब्यूट से। इसके मीन्स होता है बांटना। refers to person or things one at a time, means कि अगर कोई चीज हम किसी लोगों में बांट रहे हैं, मान लीजिए कि ये 3 चॉकलेट है और हमें 3 लोगों में बांटनी है। ठीक है, तो मैं एक एक करके दूंगी, पहले इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को। ठीक है, तीनों को एक साथ नहीं दे सकती हूँ, एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है कोई भी चीज। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। ईच, ईच किसके लिए आता है? 2 या 2 से अधिक के लिए, टू या फिर 2 से अधिक के लिए। ईदर मीन्स एनी वन ऑफ द टू। इधर दोनों 2 चीजें हैं, दोनों में से एक के लिए आता है, या तो ये या तो ये। मान लीजिए मेरे पास 2 सूट हैं, 2 कपड़े हैं, दोनों में से मैं तो या तो इसको पहनूंगी या तो इसको पहनूंगी, दोनों को नहीं। ठीक है, दोनों में से एक को। और ईच क्या करता है? ईच अगर 2 चीजें हैं तो दोनों को इंक्लूड करता है वो। ठीक है, आगे नीदर, नीदर इधर का निगेटिव है, मीन्स नन ऑफ द टू, दोनों में से किसी को नहीं। एनी, नो वन, नन। शुड बी यूज्ड फॉर मोर देन 2, ये 2 से अधिक के लिए यूज होते हैं। अभी एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझते हैं तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको ये सारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो भी मैंने बताया है उसको भरना है। Dash of the 5 books is worth reading, जो 5 किताबें हैं पढ़ने लायक हैं। बात किसकी हो रही है? 5 किताबों की, ठीक है, मोर देन 2 है तो इधर नीदर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे आप ईच भर सकते हैं या फिर ये नहीं भर सकते। ईच ऑफ द 5 बुक्स इज वर्थ रीडिंग। अब देखिए ईच का मतलब जो 5 किताबें हैं पांचों की पांचों पढ़ने लायक हैं। इसकी यही खासियत है, जितनी भी चीजें होती हैं मोर देन 2 के लिए यूज होता है, 2 के लिए भी यूज होता है, लेकिन वो इंक्लूड अपने आप में सारी चीजों को करती हैं जितनी की सेंटेंस में बताए गए होते हैं। यहाँ पे 5 बुक्स की बात हो रही है तो पांचों की पांचों किताबें पढ़ने लायक हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अब द 2 बुक्स इज वर्थ रीडिंग। 2 किताब की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ईच भी भर सकते हैं या फिर इधर भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ईच और इधर दोनों अलग अलग मीनिंग देंगे, बताते हैं कैसे। ईच ऑफ द 2 बुक्स इज वर्थ रीडिंग मीन्स 2 किताबें हैं, ये 2 किताबें हैं, ये दोनों के दोनों पढ़ने लायक हैं। इधर की बात होगी तो 2 किताबें हैं, या तो ये पढ़ने लायक है या तो ये पढ़ने लायक है, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 persons tried but could do it, 2 लोगों ने ट्राई किया बट के बाद हमेशा मीनिंग उलट जाती है। मीन्स कि इधर अगर पॉजिटिव बात हो रही होती है तो इधर उसके निगेटिव बात होगी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव होगा। 2 लोगों ने ट्राई किया लेकिन किसी ने कर नहीं सका, तो यहाँ पे नीदर आ जाएगा क्योंकि 2 की बात हो रही है। अगर 2 से ज्यादा की बात हो रही होती तो नन का यूज होता। ठीक है, आगे 3 persons tried but could do it। अब यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही थी तो नीदर भर दिया। यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे नन भर देंगे। बात को समझ रहे हैं ना? आगे I have 5 books, you can take either या फिर एनी ऑफ दोज बुक्स। मेरे पास 5 किताबें हैं, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? 5 बुक्स की। 5 बुक्स के लिए 5 चीजों के लिए इधर का यूज हम नहीं करते हैं, इधर का यूज हम 2 चीजों के लिए करते हैं, दोनों में से एक के लिए करते हैं। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, या तो ये या तो ये। यहाँ पे 5 की बात हो रही है इसलिए एनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, none of the 2 students has attempted my class। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? 2 लोगों की, और नन यूज किसके लिए होता है? 2 से अधिक लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम यूज किसका करेंगे? नीदर का। नीदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स हैज अटेम्प्टेड माई क्लास। 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने मेरी क्लास को अटेम्प्ट नहीं किया। आगे देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है ईच एवरीवन ऑफ 2 और मोर पीपल और थिंग्स। मीन्स कि मैंने बताया ना कि अगर 2 चीजें हैं तो दोनों को इंक्लूड करेगा, या 2 से अधिक हैं तो भी सबको इंक्लूड करेगा जितनी की सेंटेंस में बात हो रही होती है। ठीक है, और ईच हमारा प्रोनाउन भी बन सकता है, डिटरमिनर्स भी बन सकता है, मीन्स एडजेक्टिव भी बन सकता है। प्रोनाउन कैसे बनता है? ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स या ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पे ईच हमारा प्रोनाउन है, स्टूडेंट्स के लिए आया है, प्रोनाउन है। और डिटरमिनर कैसे बनता है? डिटरमिनर मीन्स होता क्या है? निर्धारक। मैंने बताया था आपको कि डिटरमिनर एक एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में आता है। ठीक है, हालांकि एडजेक्टिव होता नहीं है, सेम बोल सकते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिटरमिनर जो होते हैं ना,
मान लीजिए ए एंड द, सम, ईच, ये सब के सब डिटरमिनर्स होते हैं और एक प्रोनाउन की तरह भी ये ईच यूज होता है। ठीक है, तो डिटरमिनर्स जो होते हैं उनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। एक एप्पल है तो उसके पहले एन ही लगेगा, ऐसा नहीं कि आप उसको चेंज कर देंगे। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो कभी कभी चेंज हो जाता है, वो आगे के चैप्टर में हम पढ़ लेंगे डिटेल्स। बस इतना समझिए कि ईच हमारा प्रोनाउन भी बन सकता है और डिटरमिनर्स भी बन सकता है। डिटरमिनर्स कैसे? ईच गर्ल, ईच बॉय। अब गर्ल के पहले आया, गर्ल के बारे में बता रहा है, तो डेफिनेटली ये डिटरमिनर या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, हो सकता है नहीं, होता ही है, और ये डेफिनिट होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब एवरी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता है, बट ईच एंड एवरी दोनों सेंस सेम दे रहे होते हैं। ईच मीन्स भी प्रत्येक लोग होता है और एवरी मीन्स भी प्रत्येक लोग होता है। ठीक है, हर एक। लेकिन एवरी हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। कभी कभी सेंटेंस में ईच की जगह एवरी दे देता है और उसको हमें करेक्ट करना होता है, तो इतनी छोटा सा डिफरेंस आप समझ जाइए। ईच हमारा प्रोनाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी बन सकता है, बट एवरी हमारा कभी भी प्रोनाउन नहीं बनता है। ठीक है, फॉर मोर देन टू ये भी दो लोगों से ज्यादा के लिए यूज होता है, इंडेफिनिट होता है, डिटरमिनर्स या एडजेक्टिव बन सकता है। ये देखिए, ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ही रेज्ड ईच या एवरी ऑफ हिज हैंड्स, उसने अपने दोनों हाथ को उठा लिया। तो ईच क्या करता है? आप कहेंगे ईच भरेंगे मैम। ईच क्या करता है? दो चीजें हैं तो दोनों को इंक्लूड करता है। ठीक है, दो हाथ हैं, उसने अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा लिया। यहाँ पे एवरी का यूज करना गलत है। ओके, यहाँ पे देखिए, डैश मंथ हैज एटलीस्ट 4 संडे। क्या भरेंगे? ईच मंथ या एवरी मंथ? यहाँ पे भरेंगे एवरी मंथ। क्यों भरेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक जनरल सेंस है, हर मंथ के पास कम से कम 4 संडे होते ही होते हैं, तो एक जनरल सेंस देता है। ईच और एवरी में एक बात और समझ लीजिए कि ईच हमारा स्पेसिफाइड, किसी चीज को स्पेसिफाइड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और एवरी हमारा एक जनरल सेंस दे रहा होता है। ठीक है, दूसरे वाले सेंटेंस में एक जनरल सेंस है। अगर मैं कहूं कि वह मुझसे हर फ्राइडे को मिलने आती है, तो एक जनरल सेंस है। लेकिन मैं कहूं कि वह मुझसे अगस्त के हर फ्राइडे को मिलने आती है, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड किया जा रहा है कि अगस्त मंथ को ही मिलने आती है, फ्राइडे को। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, दे विजिट अस दैस फ्राइडे। तो यहाँ पे एक जनरल सेंस है, तो जनरल सेंस के लिए हम एवरी का यूज करते हैं। दे विजिट अस एवरी फ्राइडे। ऑलमोस्ट एवरी स्टोरी हैज अ टाइटल, हर स्टोरी के पास एक टाइटल होती है, एक जनरल सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। हु, whom, whose, which and what, इतने सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्वेरीज आर क्वेश्चन। क्वेरी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए या फिर क्वेश्चन करने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। व्हाट इज दैट, ये क्या है? यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एज ए यूज हुआ। मैं कहूँ दिस इज पेन, है ना, यह पेन है, तो दिस की जगह व्हाट कर दें, व्हाट इज दैट, व्हाट इज, और पेन की जगह दैट कर दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना रहा होता है
क्वेश्चन वाले सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होता है और जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं यानी WH वर्ड वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं। ओके, तो व्हाट इज दैट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है व्हाट। नेक्स्ट, हु इज ही, वह कौन है, तो हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर पेन, कौन सी पेन आपकी है, तो विच भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। होम डू यू वांट टू टॉक, आप किससे बात करना चाहते हैं, तो होम भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, ये सारे के सारे वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो वो सेंटेंस के बीच में आते हैं और कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं बना रहे होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं क्या है, कौन कौन से वर्ड हैं, हु, whom, whose, what एंड which। हु हमारा पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में। जैसे मैं कहूँ राम इज माय फ्रेंड, यहाँ पे राम की जगह आप हु रख के देखिए, हु इज माय फ्रेंड, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, ठीक है, पर्सन के लिए यूज हुआ है और हु इसकी जगह पे आया है, तो ये भी एक प्रोनाउन है। नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होता है वो हमारा प्रोनाउन होता है। ओके, होम पर्सन के लिए आता है और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। ठीक है, हुज, ये सारी की सारी चीजें मैंने पहले भी आपको डिस्कशन करी हुई है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, हुज पर्सन के लिए आता है और पोजेशन दिखाता है। ठीक, जैसे मैं बोलूं मेरी कार, उसकी कार, तुम्हारी कार, तो उसकी जगह पे हुज रख दीजिए। ओके, व्हाट थिंग्स के लिए आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। ठीक, विच सिलेक्शन और चॉइस के लिए आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के रूप में आपको क्वेश्चन दिया गया है, डैश इज योर नेम, आप कहेंगे व्हाट इज योर नेम, ये तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज योर नेम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन, डैश डिड यू मीट यस्टरडे, आप किससे कल मिले, सब्जेक्ट वर्ब, तो हमें दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे, होम, ये तो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, ऑब्जेक्ट मत समझिएगा इसको, तो यहाँ पे हम भरेंगे होम डिड यू मीट यस्टरडे, आप कल किससे मिले, होम या हु आर यू, ये वर्ब है और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमें चाहिए क्या, सब्जेक्ट, और होम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, तो आना क्या चाहिए, हु आर यू, आप कौन हो। नेक्स्ट वन, होम या हु टुक द पेन, किसने लिया, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो आना चाहिए हु टुक द पेन। ओके, होम विल विन द प्राइज, किसने प्राइज जीता, ये देखिए वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पे होम ना आकर के हु आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले भी आपको बता चुकी है। नेक्स्ट वन, डिड यू सी टुडे, ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है, तो हमें चाहिए क्या, अगर हम सब्जेक्ट यहाँ पे भरते हैं, हु को भरते हैं, तो एक वर्ब को लाना जरूरी होगा। अब आप इसको वर्ब नहीं समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस जब भी होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, तो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा है होम।
तो यहाँ पे भरेंगे whom did you see today. ओके, नेक्स्ट वन, dash is your umbrella. कई सारे अम्ब्रेला हैं, कई सारे अम्ब्रेला हैं, इसमें से मैं पूछ रही हूँ आपका कौन सा है, ठीक है। ये चॉइस को दिखा रहा है, चॉइस के लिए हमें कौन सा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करना चाहिए, विच। सिलेक्शन या चॉइस के लिए मैंने बताया अभी आपको विच यूज करते हैं, राइट। आगे, स्कूल डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा स्कूल ज्यादा पसंद करते हो या कौन सा स्कूल आपको ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे भी सिलेक्शन या चॉइस की बात हो रही है, तो विच स्कूल डू यू लाइक मोस्ट, विच स्कूल डू यू लाइक मोस्ट। नेक्स्ट वन, बैग इज दिस, बैग हमारा नाउन है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। हु बैग इज दिस, नहीं, होम बैग इज दिस, होम भी नहीं आना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे हो जाना चाहिए। इसको मैं कट कर दे रही हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा हुज, ठीक। हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है। पोजेशन के लिए हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं, ओके। तो यहीं पे हमारा प्रोनाउन खत्म होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोनाउन थे जिससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं हमने आपको करा दिया है विद एग्जाम्पल्स। आप एक बार सारे के सारे प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आगे के क्लास में मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगी, प्रोनाउन पे बेस्ड क्वेश्चंस लाऊंगी जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सारे की सारे क्लास को, प्रोनाउन के जितने भी क्लास हुए हैं 4-5 आधे आधे घंटे के ही हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्लास हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि वनडे एग्जाम या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं जिसमें कि इंग्लिश पूछी जाती है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। सेशन अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज 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 अपने ग्रुप में इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।